हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। दिस इज अजीत चरण। वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। उम्मीद है कि आप लोग भले चंगे होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं और हो रही है चर्चा इतिहास में। इतिहास में उस पन्नों की हो रही है जिसको कहते हैं राजपूत डायनेस्टी। ठीक है, तो राजपूत डायनेस्टी के बारे में हमने पिछले क्लासेज में कुछ चर्चा की थी, और जिसमें तीन डायनेस्टी, जो तीन राष्ट्रकूट थी, प्रतिहार थी और एक पाल डायनेस्टी थी, उसकी चर्चा हो गई थी। अब उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे और जो डायनेस्टी बने थे उसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आते हैं मुद्दे पर, चलिए पॉइंट पर। ठीक है, तो पहला चीज यहाँ पर है चौहान ऑफ अजमेर और दिल्ली, है ना। ये डायनेस्टी की चर्चा करते हैं, इस चौहान डायनेस्टी की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये चौहान डायनेस्टी। तो ए डायनेस्टी जो आप देख रहे हैं, चौहान, चौहान एक क्लैन था। मैंने बताया था कि राजपूतों का एक क्लैन जिनको चौहान कहा जाता है। ठीक है, तो ये चौहान कहाँ कैसे बने, इनका डायनेस्टी कैसे चला, कैसे शासन में आए, है ना। इन सब बातों की चर्चा करते हैं। आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, तो चौहान अजमेर, अजमेर और दिल्ली, इस क्षेत्र में जो डायनेस्टी बना, है ना, वो चौहान वाले, चौहान क्लैन यानी राजपूत का जो चौहान क्लैन था, उनकी डायनेस्टी बनी। समझ में आया, है ना। तो ईस्टर्न राजस्थान की अगर बात करें तो ईस्टर्न राजस्थान में, राजस्थान के ईस्ट वाले हिस्से में, राजस्थान का मैप आप लोकेट कीजिए अपने दिमाग में और देखिए ईस्ट वाले, ईस्ट वाले किधर पड़ेगा, तो आपको दिल्ली के आसपास टच करता हुआ एक बॉर्डर हरियाणा से आसपास में मिलेगा। ठीक है, तो राजस्थान वाले में, है ना, फिडिटरीज ऑफ द, इसमें जो फिडेटरीज थे, यानी कि फिडेटरीज करने मतलब उस समय जो प्रतिहार वगैरह का फिडेटरीज जो था, तो फिडेटरीज में था, तो फिडेटरीज मतलब छोटे राजा को कहते हैं, जो कि किसी बड़े राजा के अधीन होता था, उसको फिडेटरीज कहते थे। तो फिडेटरीज में से ही एक चौहान क्लैन था, जो चौहान क्लैन इमर्ज हुआ। ठीक है ना। इसमें कहता है हेल्प द प्रतिहार इन, और इस ए फिडेटरीज क्या करता था, ए फिडेटरीज प्रतिहार को बहुत हेल्प करता था। जब अरब इन्विजन होता था तो उस समय ये बहुत लड़ते थे, ये अरब के अगेंस्ट, यानी प्रतिहार के साथ। यानी प्रतिहार भी राजपूतों का था, और एक चौहान जो निकल रहा था, ये भी उसी में से निकल रहा था, उसी टेरिटरी में से निकल रहा था। समझ में आ रही बात। ठीक है, तो हाँ, तो अरब इन्विजन जब जब भी होता था, अरब वाले तो चाह ही रहे थे कि वो हिंदुस्तान पर कब्जा कर ले, है ना, तो बार बार इन्विजन करते थे, है ना। तो उसी से, उसी के अगेंस्ट क्या करते थे ये लोग, प्रतिहार में ये लोग लड़ते थे, प्रतिहार के साथ मिल करके। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अरब इन्वेजन, लेटर इंडिपेंडेंट। बाद में क्या हुआ कि ये लड़ तो रहे थे प्रतिहार के साथ साथ, प्रतिहार के साथ साथ लड़ते थे अरब इन्वेजन वालों के साथ, लेकिन अरब इन्वेजन को रोकने के साथ साथ इनका एक अपना भी एक विचार आया कि हम क्यों ना अपना राजा बने, है ना। यह स्वाभाविक है, नेचुरल है कि जब आप राजा हैं और राजा की तरह लड़ रहे हैं, तो आप भी इंडिपेंडेंट होना चाहेंगे, किसी के दबाव में नहीं रहना चाहेंगे। तो ऐसे ही होगा लेटर इंडिपेंडेंस, है ना। तो बाद में जो हुए चौहान वाले अपनी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने लगे। तो इंडिपेंडेंस के लिए लड़ करके क्या हुआ, तो इंडिपेंडेंस के लिए जब भी लड़ेंगे तो क्या होगा, तो ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या सेंट्रल किंग होगा, वो कमजोर पड़ेगा। तो प्रतिहार उस समय कमजोर पड़ ही रहा था, क्योंकि उधर राष्ट्रकूट वाले उसको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, मतलब अटैक पर अटैक हो रहा था। उधर गुजरात छीन लिया था, मालवा छीन लिया था, फिर अंदर से भी ये लोग विद्रोह करके एक नए राजतंत्र, एक नए राजवंश का निर्माण कर लिए। तो चौहान उसी में से इमर्ज होकर के एक चौहान राजवंश बना। चौहान में अब कौन आया, कौन सामने आया, किसने पहली बार इसकी नींव डाली, उसके बाद प्रोमिनेंट किंग कौन हुए, उन सब बातों की चर्चा करते हैं। तो आते हैं मुद्दे पर। ठीक है, तो ये जो जो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने फाउंडेशन डाला इस किसका, तो चौहान का। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि चौहान डायनेस्टी अगर आई, तो चौहान डायनेस्टी का नींव किसने डाला, फाउंडेशन को किसने डाला। तो फाउंडेशन में ये नाम याद रख लीजिए, विशाल देव, है ना। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि विशाल देव ने चौहान का क्या डाला, फाउंडेशन डाला। यानी चौहान डायनेस्टी बनी किनसे, किन्होंने शुरुआत की चौहान डायनेस्टी की, तो विशाल देव। तो यही याद रखिएगा, चौहान को विशाल देव ने किया था। टाइम भी याद रखिए, इतिहास में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम मत भूलिएगा। तो टाइम क्या था, 1158, है ना।
यहाँ इनका टाइम शुरू होता है किसका, चौहान डायनेस्टी का, और ये चलता है क्या, 4 साल और 6 साल, यानी 6 साल तक ये चलता है। इसके बीच में एक अटैक भी होता है, लड़ाई भी होती है। तो 158 से लेकर के 64 तक एक कौन, विशाल देव इसको चलाते रहे, मतलब वो डायनेस्टी को संभाले, राजवंश को संभाले और चलाने लगे। ठीक है, तो विशाल देव की बात आ रही है। इन 1963, है ना, 1963 में विशाल देव एक लड़ाई भी लड़ते हैं। ठीक है, तो 63 ही कंकड़ दिल्ली, और इसी में वो लड़ाई लड़ते हैं किसके साथ, तो दिल्ली के उस समय कोई शासक था, है ना, उसके साथ। ये शासक का नाम था जो दिल्ली में था, उसका नाम था अनंगपाल। अनंगपाल जो था ना, दिल्ली का उस समय शासक था। ये लड़ाई हुई थी 1163 में। 1100 डेट याद रखिएगा कि विशाल देव लड़े दिल्ली में कब, 1163 में। और किन से लड़े, तो अनंगपाल से, अनंगपाल से लड़े। और ये अनंगपाल क्या था, तो एक तोमर, तोमर चीफ था। तोमर एक क्लैन था, एक जाति थी, तोमर का एक चीफ था। तोमर का एक चीफ था, चीफ मतलब मुखिया, यानी मुख्य राजा था, है ना। तो तोमर का मुख्य राजा उस समय कौन था, अनंगपाल था। उससे इन्होंने क्या किया, छीन लिया दिल्ली। किसने, तो विशाल देव ने। कब, तो 1163 को। ठीक है, ये 3-4 बातें आपको याद हो गई, है ना। आगे चर्चा करते हैं। विशाल देव चेंज द कैपिटल, है ना। विशाल देव ने क्या किया, पहले कहाँ थे, तो उसी के फेडेटरीज में थे। किसके, तो वो जो मैं प्रतिहार के फेडेटरीज में थे, है ना, जो अजमेर में थे। पहले अजमेर में अपना किंगशिप बनाया था। अब अजमेर से क्या किया इन्होंने, चेंज किया कैपिटल। कैपिटल यानी जहां राजा रहता है उसको कैपिटल, में बार बार कह रहा हूं कि जहां राजा स्टे करता है उस एरिया को पूरा किलाबंदी किया जाता है और वो सुरक्षित होता है। तो ऐसे ही वो अजमेर में थे, और अजमेर से अब क्या हो गया, कैपिटल आ गया दिल्ली, है ना। तो दिल्ली किसने लाया, तो विशाल देव ने लाया। और किससे, तो अनंगपाल को दिल्ली से हटा करके अपना कैपिटल बना लिया, यानी दिल्ली पर कब्जा करके अनंगपाल ने दिल्ली पर। अब चौहान कहाँ हो गया, अजमेर और दिल्ली, यानी चौहान का कौन सा एरिया हो गया, अजमेर और दिल्ली। यहां पर हेडिंग दिया हुआ अजमेर एंड दिल्ली। ठीक है, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे दो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इस पूरे डायनेस्टी का, यानी चौहान डायनेस्टी की अगर बात करें, तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट जो किंग है जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा होती है, वो होती है पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान को पथोरा भी कहा गया। पथोरा, इतिहास में पृथ्वीराज चौहान को पथोरा के नाम से भी बुलाया गया है। पृथ्वीराज के चौहान के एक दोस्त थे जिनकी चर्चा मैं अक्सर कर देता हूं, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई संगीतकार थे और इतिहासकार थे, इतिहास लिखते थे। तो ये सब बातें चंद्रवरदाई बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान का किसके थे, तो नेफ्यू थे। नेफ्यू मतलब होता है भतीजा थे। ठीक है, किसके भतीजा थे, है ना, किसके भतीजा थे, नेफ्यू मतलब भतीजा। किसके भतीजा थे, तो ये वही विशाल देव के भतीजा थे। यानी विशाल देव ने का क्या किया, दिल्ली को कब्जा किया। किससे, अनंगपाल से। और कब किया, 1863 में। फिर क्या हुआ, उन्हीं के नेफ्यू क्या है, सक्सीड किया, यानी कि किसके बाद, तो विशाल देव के बाद, यानी पृथ्वीराज चौहान अब आ जाते हैं। ठीक है, बात आती है पृथ्वीराज चौहान का। ठीक है, नेफ्यू ऑफ, और याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान क्या थे, तो नेफ्यू ऑफ विशाल देव, विशाल देव के नेफ्यू थे। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वीराज वॉज ए मिलिट्री जेनीज, है ना। पता है कि पृथ्वीराज लड़ाका बहुत बड़े थे। लड़ाका मतलब लड़ने वाले, खूब बड़े योद्धा थे। घोड़े पर बैठ करके खूब बहादुरी के साथ लड़ते थे, उसको कहा जाता है मिलिट्री जेनीज अंग्रेजी में, यानी कि बहादुर लड़ाका। बहादुर लड़ाका को क्या कहते हैं, मिलिट्री जेनीज। यानी पृथ्वीराज में क्या था, ताकत था, उनकी भुजाओं में ताकत था, और बैठ करके घोड़े पर खूब बढ़िया से लड़ते थे। ठीक है, समझ में आ रही बात। हु एक्सटेंडेड हिज किंगडम वाई एंड लार्ज, और अपनी बहादुर से क्या किया, बहादुरी से क्या किया पृथ्वीराज चौहान ने, बाई एंड लार्ज एक्सटेंड किया। बाई एंड लार्ज मतलब चारों तरफ अपना साम्राज्य बढ़ाया। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो पृथ्वीराज चौहान किसके वंश के हुए, तो वंश हुए चौहान वंश के। चौहान को किसने शुरू किया, तो क्या विशाल देव ने शुरू किया। विशाल देव कौन थे, तो पृथ्वीराज चौहान के चाचा थे, नेफ्यू थे ए पृथ्वीराज चौहान। उनके किनके, तो उनके क्या कह रहे हैं हम,
विशाल देव के नेफ्यू थे, मतलब विशाल देव के नेफ्यू, विशाल देव के नेफ्यू हुए पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, हु एक्सटेंडेड हिज किंगडम बाय एंड लार्ज, मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, पूरा अपना साम्राज्य फैलाया। ठीक है, बुंदेलखंड एक जगह आती है, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड पड़ती है, ये उत्तर प्रदेश में जाइएगा और मध्य प्रदेश में आइएगा तो ये बुंदेलखंड एरिया पड़ता है, बुंदेलखंड, जहां पर महोबा उस जमाने में कहा जाता था, बुंदेलखंड या महोबा उसको कहते हैं। ठीक है ना। तो ए द चंदेल्स, और इन्होंने लड़ा था, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, बुंदेलखंड में उस समय चंदेल एक और डायनेस्टी चल रहा था बुंदेलखंड में, इसी का कंटेम्पररी, यानी जिस समय चौहान डायनेस्टी चल रहा था, यानी जिस समय हम बात करते हैं विशाल देव के पृथ्वीराज चौहान का, उसी समय बुंदेलखंड एक एरिया था राजपूतों का। तो बुंदेलखंड में एक शासन चल रहा था, है ना। तो बुंदेलखंड में पृथ्वीराज, रासों में ऐसा लिखा गया है कि एक्सप्लॉइट्स पृथ्वीराज चौहान, और बुंदेलखंड को एक्सप्लॉइट किया, एक्सप्लॉइट मतलब उस पर हमला किया, उसको कब्जा कर किया। ठीक है, चौहान। फर्स्ट बैटल, और यहाँ पर पहली लड़ाई भी हुई, है ना, पृथ्वीराज चौहान की किसके साथ, तो पहली लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ तराइन, है ना। जिस किसकी, एक किसके साथ हुई, तो ये मोहम्मद गोरी के साथ हुआ था। मोहम्मद गोरी कौन था, तो मोहम्मद गोरी उस समय इन्वीजन कर रहा था, कहां से, तो अरब से, अरब से इन्वीजन कर रहा था, यानी अरबी था जो भारत में आना चाह रहा था और भारत में बार बार पृथ्वीराज चौहान से लड़ता था। तो पहली लड़ाई जब हुई थी तो पृथ्वीराज चौहान का फर्स्ट बैटल हुआ था, तो किसके साथ हुआ था, तराइन। तराइन क्या कहा जाता है, तो तराइन वो जगह होता है, तराइन एरिया है, तराइन वो जगह होता है जिसमें क्या किया जाता है, जो सीधा पहाड़ के नीचे का एरिया होता है, मैदानी क्षेत्र। ठीक है, वहीं पर लड़ाई हुई। आप तराइन क्षेत्र लोकेट कर लीजिएगा मैप पर, कहां पर पड़ता है, यूपी में। ठीक है, तो तराइन क्षेत्र में इनकी लड़ाई हुई थी। तो ये तराई का 2-3 युद्ध बहुत फेमस है, अक्सर इतिहास में चर्चा होती है। एक लड़ाई चर्चा होती है या पानीपत की लड़ाई, है ना। दूसरी लड़ाई चर्चा होती है तराइन की लड़ाई, ये बहुत बहुत कॉमन चर्चा होती है। ठीक है, बहुत कॉमन चर्चा है। तो तराइन में 3 युद्ध हुआ था, पानीपत में भी 3 लड़ाई हुई थी, मेजर मेजर। तो पहली लड़ाई हुई थी कब, तो ये डेट याद रखिएगा, 1192 में। किसके साथ हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान और किसके साथ, पृथ्वीराज चौहान और वो मैंने बात किया अरब इन्विजन वाले, यानी मोहम्मद गोरी के साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड बैटल भी उन्हीं के साथ हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या हुए थे कि हार गए थे, है ना। पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था उनके, एक उन्हीं के ग्रुप में, यानी 15-16 राजपूत उस समय थे, छोटे छोटे डायनेस्टी वाले, सब मिल करके लड़ते थे। तो उसमें एक और था जयचंद, राजा जयचंद। तो राजा जयचंद ने धोखा दिया था, उस धोखे की वजह से पृथ्वीराज चौहान को मारने में, हराने में और हरा करके हत्या करने में कौन, अरब इन्वेजन वाले, यानी गोरी, मोहम्मद गोरी, सक्सेस उसको मिला। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से किल्ड बाय मोहम्मद गोरी, यानी कि इसके बाद क्या हुए थे, वो मारे गए थे, यानी पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, समझ में आया यहां तक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि एक कहानी आती है कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज की लड़ाई का वजह क्या था, नफरत का वजह क्या था। वो वजह था बोन ऑफ कंटेंशन, यानी लड़ाई का मुद्दा ये था, नफरत का मुद्दा ये था कि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी बेटी संयुक्ता को, यानी किसकी बेटी, तो जयचंद की बेटी संयुक्ता को उठा करके लेकर के उनके दरबार से चले गए थे। ठीक है, संयुक्ता चूंकि प्रेम करती थी, प्रेम में वो चिट्ठियां लिखती थी, और उस तरह से वो आए और उठा करके लेकर के चले गए, है ना। इस वजह से वो नफरत की दृष्टि से देखते थे पृथ्वीराज चौहान को, और यही मेन कारण आता है। आज भी वहां पर फोल्क गीत, आप जाइएगा राजपूताना में तो बहुत बड़ा फोल्क गीत गाया जाता है, वहां के लोकल लोग गीत गाते हैं। उस गीत का नाम मैं बता दूं, बल्लाड, बल्लाड गाते हैं, फोकल सॉन्ग है, बल्लाड गाओ। जैसे हमारे यहाँ अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह का सॉन्ग होता है ना। कहीं पर बीहू होता है, कहीं पर जाट जाटिन होता है, तो ऐसे ही बल्लाड एक सॉन्ग है। बल्लाड सॉन्ग कहाँ है,
तो वही राजस्थान के राजपूताना में गाए जाते हैं। ड्रामा में संयुक्ता और पृथ्वीराज की कहानी का ड्रामा किया जाता है उस क्षेत्र में, है ना, एक्सेट्रा। इवन टुडे, आज भी लोग इन चीजों को करते हैं। तो वो जो प्रेम कहानी है दोनों की, उसको याद करते हैं ऐसे ही लोग, ठीक है। बड़ा इतिहास में कुछ चर्चित बातें हैं, यहाँ पर चर्चा नहीं कर सकते। यूट्यूब वगैरह पर या फिर सोशल मीडिया पर चर्चा आती है कि कहीं न कहीं जयचंद का एक और रिश्ता भी था पृथ्वीराज चौहान का। अब पता नहीं, इस पर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। इतिहास में के पन्नों में अभी मैं गया नहीं हूँ, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर सकता। कई जगह ये भी कर चर्चा किया गया कि जयचंद किसी और तरह से क्लोज भी थे। वो जयचंद के दामाद ही नहीं हुए पृथ्वीराज चौहान, कुछ और भी रिश्ता था, ठीक है। अभी उसकी चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, द परमार ऑफ मालवाज, ठीक है। अब बात करते हैं परमार, यानी हमने एक डायनेस्टी की चर्चा कर दी। किस डायनेस्टी की? तो चौहान की, यानी राजपूतों का एक क्लैन चौहान। चौहान की चर्चा हमने कर दी। उससे इससे ज्यादा चर्चा अब उस डायनेस्टी के बारे में सीयूईटी या कॉमन एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। इसके क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा स्टूडेंट, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार करके मैं दे दूंगा, ठीक है। अब परमार, ये दूसरी डायनेस्टी यानी दूसरा क्लैन परमार, है ना, चौहान परमार, ठीक है। अब परमार राजपूत की बात करते हैं। मालवा, मालवा मैंने बताया कि अपर गंगेटिक रीजन, यानी गंगा के ऊपरी वाले क्षेत्र में क्या है, वो मालवा का एरिया पड़ता है। तो जहां पर कन्नौज वगैरह की बात आती है, ठीक है। तो मालवा वाला क्षेत्र की अब बात करते हैं, जिसमें कौन था, एक नया डायनेस्टी, यानी कि उसी में जो फेडिटरीज था, दूसरा फेडेटरीज पल बढ़ रहा था, वो था परमार। परमार राजपूत, किसे? चौहान राजपूत और अब परमार राजपूत, ठीक है। तो परमार राजपूत, इसको आजकल अभ्रंश करके पवार भी बोलते हैं। कई लोग टाइटल लगाते हैं पवार। पवार कौन होते हैं? तो परमार बेसिकली परमार होते हैं। परमार को ही पवार बोला जाता है, शरद पवार ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो परमार, परमार की चर्चा करते हैं, ठीक है। किंगडम एट मालवा, है ना, इनका किंगडम कहाँ था? तो मालवा में था। परमार वाले का किंगडम कहाँ था? तो मालवा। मालवा कहाँ है? तो अपर गंगेटिक रीजन में है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फाउंडेड बाय, और इसका फाउंडेशन, उनका उसका फाउंडेशन हमने बताया का विशाल देव, यानी कि चौहान का फाउंडेशन किसने डाला? तो विशाल देव। अब परमार का फाउंडेशन किसने डाला? तो परमार का फाउंडेशन उपेंद्र, या इनको कृष्णा, कृष्णा राजा, उपेंद्र या कृष्णा राजा के नाम से, यानी कि उपेंद्र और या कृष्णा राजा, का फाउंडेशन, कृष्णा राजा ने किस डायनेस्टी का फाउंडेशन डाला, किस क्लैन का फाउंडेशन डाला? तो राजपूतों में परमार राजपूत की, ठीक है, या पवार राजपूत की, ठीक है। क्लियर, समझ में आया? तो ये इनका नाम याद रखिए, उपेंद्र या कृष्णा राजा, उपेंद्र या कृष्णा राजा। और वो क्या था? विशाल देव। विशाल देव चौहान, परमार कौन? उपेंद्र या कृष्णा राजा। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंट किंग, है ना, एक कैसे थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट किंग थे, है ना। इसमें एक, इस पूरे मतलब कृष्णा राजा के बाद एक इस डायनेस्टी में, यानी कि परमार डायनेस्टी में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और राजा हुए, जिनका नाम था राजा भोज, है ना। ये राजा भोज, है ना, वो राजा भोज मिहिर नहीं, मिहिर राजा भोज वो प्रतिहार डायनेस्टी वाले थे। और ये राजा भोज किस में आए? तो ये आए आपको परमार में। तो परमार में एक राजा भोज है, वो मिहिर भोज थे। इनके नाम पर शायद गाना है, कहा राजा भोज वाला, है ना। तो राजा भोज किसमें आए? परमार में आए, ठीक है। तो परमार का में सबसे इंपॉर्टेंट रूल्ड, इनका टाइम याद रखिएगा राजा भोज का। राजा भोज का 1018 से लेकर के 1060 तक, यानी कि लगभग लगभग आप बात करें तो 48 साल, यानी 38 साल की बात कर लें, ठीक है। 38 साल शासन किया, ठीक है। 38 साल कौन? राजा भोज का शासन रहा। और ये कहाँ रहा? तो ये एरिया आपने बताया कि कहाँ? मालवा क्षेत्र में। मालवा क्षेत्र में 38 साल शासन कौन किया? सबसे प्रोमिनेंटली शासक रहे इसके, किसके? परमार में। तो राजा भोज। परमार का फाउंडेशन किसने लाया? कृष्णा राजा, या कृष्णा राजा को उपेंद्र के नाम से भी
बुलाया जाता है, कृष्णा राजा या उपेंद्र। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। तो विथ हिज कैपिटल, और इन्होंने कैपिटल कहां बनाया था? तो दहारा में, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? राजा भोज की बात कर रहे हैं। यानी परमार में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा थे, कौन थे? राजा भोज। और उन्होंने कैपिटल कहां बनाया, है ना? कैपिटल बनाया दहारा। याद रखिएगा जगह का नाम। राजा भोज का कैपिटल कहां था? दहारा था। और ये कहां था? मालवा में था। मालवा में परमार राजपूत का डायनेस्टी बना। ठीक है, समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। ये क्या कहते थे? इनके बारे में बताया जाता है, यानी राजा भोज के बारे में बताया जाता है क्या, कि ये बहुत बड़े वरियर थे। वरियर मतलब लड़ाका थे, योद्धा थे। वरियर तो थे ही, साथ साथ एक ग्रेट स्कॉलर भी थे, बहुत बड़े विद्वान भी थे, है ना? दो तीन गुण इनके में बहुत बड़ा बड़ा था। एक तो एक लड़ाका थे, एक राजा थे, राजा भोज, जो 38 साल शासन किए परमार के लिए, है ना? और परमार में बहुत इंपॉर्टेंट रहे। एक वरियर थे, एक स्कॉलर थे, और इन्होंने कई चीजें की है, जैसे ग्रामर की बुक लिखी, पोएट्री लिखी, और क्या किया? एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ बताया। आर्किटेक्चर, इनके टाइम में आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर क्या होता है? तो बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, उसकी नींव, उसका डिजाइन कैसे किया जाता है, उसमें नक्काशी कैसे की जाती है, इस सारी बातों को आर्किटेक्चर में पढ़ा जाता है। तो इतने सारे ज्ञान के मालिक थे। ग्रामर भी, इनको ग्रामर भी अच्छा आता था, और पोएट्री भी जानते थे, एस्ट्रोनॉमी का भी, यानी कि तारों का स्थिति भी देखते थे आसमान में, है ना? और क्या करते थे? आर्किटेक्चर भी थे। आर्किटेक्चर मतलब ये घर निर्माण, गृह निर्माण कैसे होता है, उसका भी ज्ञान था इनको। आगे ये पैट्रोनाइज करते थे किसको? संस्कृत इनको प्यारा लगता था, संस्कृत के लिए बहुत सारे काम करते थे। यानी पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति कहने तो थे। यानी कि राजा भोज एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो संस्कृत को पैट्रोनाइज करते थे। वो एक बहुत बड़े ज्ञानी थे। एस्ट्रोलॉजी के बारे में उनको ज्ञान था, उनको आर्किटेक्चर के बारे में ज्ञान था, उनको और भी के जैसे और दो विषय और मैंने बताया, ग्रामर भी जानते थे, पोएट्री भी जानते थे, और एस्ट्रोनॉमी का भी इनको ज्ञान था। समझ में आया? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है परमार में से राजा भोज के बारे में। राजा भोज के बारे में कृष्णा राजा, राजा भोज। कृष्णा राजा या उपेंद्र जिनकी नाम थी, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने डायनेस्टी की नींव रखी थी। किस डायनेस्टी की? तो परमार डायनेस्टी की। परमार को क्या कहते हैं? तो परमार को पवार भी कहते हैं। ठीक है, एक कहां, किस क्षेत्र में बने? तो मालवा, मालवा वाले क्षेत्र में। मालवा कहां पड़ता है? तो अपर गंगेटिक रीजन में पड़ता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ही पैट्रोनाइज संस्कृत, और क्या कहते हैं? संस्कृत, हाँ, और इन्होंने एक संस्कृत कॉलेज भी खोला। संस्कृत को पैट्रोनाइज करते हुए इन्होंने संस्कृत कॉलेज खोला। कहाँ खोला? तो दहारा जुबिल दहारा दहराज दहराज, है ना? दहराज दहराज जगह था, वहां खोला है ना, बिल्ट। और 104 टेम्पल बनाए, यानी कि बहुत ही धार्मिक विचारधारा के। इन्होंने कॉलेज भी खोला एक जगह, उसका जगह का नाम रखिएगा दहराज। दहराज में इन्होंने क्या किया कि एक कॉलेज खोला। किस चीज का कॉलेज खोला? तो संस्कृत का। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। 104 टेम्पल, 104 टेम्पल्स भी इन्होंने बनाए। इनका आर्किटेक्चर मैं दिखाऊंगा, इनका टेम्पल बहुत बेहतरीन आर्किटेक्चर के साथ सारे टेम्पल बने हुए हैं। ठीक है, और ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल लेक्स, और झील का निर्माण भी इन्होंने किया। झील को खूबसूरत बनाया। झील क्या होता है मैं बता चुका हूं। झील में क्या होता है? ऊपर से कहीं से पानी का स्रोत नहीं होता है, यानी कि जैसे नदी वगैरह में क्या होता है कि ऊपर से पानी आता है कुछ कहीं से, बेसिन वगैरह से। लेकिन झील में क्या होता है? अंडरग्राउंड वाटर जमा हो जाता है, यानी अंडरग्राउंड वाटर का लेवल होता है इस तरह से झील। और झील में पानी बहुत स्वच्छ होता है, उसकी पानी बदबू नहीं मारती, अंडरग्राउंड वाटर होता है। और उसमें क्या होता है? उसमें उसको खूबसूरत ढंग से उसमें बोटिंग का सिस्टम लगा के, उसमें तरह तरह के फूल पौधे लगा के, तरह तरह के उसका डिजाइनिंग करके उसको खूबसूरत बनाया जाता है। तो ऐसे ही राजा भोज ने 104 टेम्पल बनाए थे। अब वो टेम्पल नहीं कहीं कहीं है, क्योंकि बाद में जब अरब इन्विजन हुआ, तो अरब इन्विजन के समय कई जगह टेम्पल तोड़े गए, या कई जगह टेम्पल विलुप्त भी हुआ, है ना? तो इस तरह से
सारे चीजें घट रही है, ठीक है। तो ये टेम्पल्स आर्किटेक्चर अभी भी जो बना हुआ है, बचा हुआ है, वो बहुत बेहतर आर्किटेक्चर उसमें किया गया है, ठीक है। ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड ब्यूटीफुल लेक्स, और भोजपुर लेक एक आता है, इसी तरह का लेक मैं बता रहा हूं। तो ये लेक को देखिए, भोजपुर लेक, ठीक है। तो भोजपुर लेक भी किसने बनाया? राजा भोज, है ना। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बात करते हैं। हमने दो राजपूतों की बात कर ली, एक राजपूत चौहान, दूसरा राजपूत परमार, तीसरा राजपूत चंड, है ना, ये चंडेल, चंडेल, ठीक है। तीसरा राजपूत चंडेल, ठीक है। चंडेल, चंडेल बुंदेलखंड वालों को कहा जाता है। और बुंदेलखंड क्या है पहले वो बता दूं। बुंदेलखंड जब आप जाएंगे, यहाँ जहां से जमुना नदी शुरू होती है, मतलब उत्तर भारत की बात कर लें, यानी गंगेटिक और जमुना का जो रीजन है, लैंड एरिया, वहां से क्या होता है, गंगा नदी, जमुना नदी जहां से शुरू होती है, वहां से लेकर के नीचे चले जाए दक्कन वाले एरिया, दक्कन के वाले क्षेत्र में, तो दक्कन क्षेत्र में नर्मदा नदी है, तो ऊपर से नीचे तक ऐसे लिखिएगा। मान लिया यहाँ पर जमुना है, तो जमुना से नीचे यहाँ तक नर्मदा नदी है, तो इन दोनों क्षेत्रों के बीच के एरिया को अब बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। तो ये बुंदेलखंड यही है। तो चंदेल कहां बने? तो चंदेल बुंदेलखंड में बने, ठीक है, क्लियर। तो मैंने किन किन राजपूतों की बात की? तो पहला राजपूत मैंने चौहान की बात करी, अजमेर और दिल्ली में वो बने। दूसरा राजपूत मैंने परमार की बात की, मालवा में बने। और तीसरा राजपूत मैं बात कर रहा हूं चंदेल की, वो बुंदेलखंड में बने, क्लियर। तीन राजपूतों की क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। चंदेलखंड, चंदेल्स, चंदेल्स ओरिजिनली इन गोंड जाति होती थी। मैंने बताया था कि कैसे एक ट्राइब से, जो ट्राइब जो थे ना, उसमें से एक डायनेस्टी बन रही थी। तो गोंड भी एक ट्राइब था, एक जाति थी, जनजाति थी, जनजाति उसको कहते हैं। तो गोंड जनजाति जाति में से एक कौन बने? तो एक चंदेल्स बने। चंदेल का रीजन मैंने बताया किस क्षेत्र में? तो इस क्षेत्र में, यानी जमुना से लेकर के नर्मदा नदी वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये छतरपुर किंग है ना, द छतरपुर किंगडम एमपी में पड़ता है। चंदेल छतरपुर में अपना किंगडम बनाए। छतरपुर एमपी, एमपी वाला क्षेत्र में छतरपुर, तो छतरपुर में जाइएगा, तो छतरपुर में अपना किंगडम बनाया। नानुका इन द 19th सेंचुरी, नानुका उस समय कोई उन्हीं के डायनेस्टी में थे, उन्हीं के टाइम में एक चीज बना। 19th सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी याद रखिएगा। 19th सेंचुरी क्या होगा? तो 900 ईयर से लेकर के 1000 ईयर्स तक को हम क्या काम करेंगे, काउंट करेंगे, उसको काउंट करेंगे 19th सेंचुरी में। तो 19th सेंचुरी में कौन बन रहा था? बुंदेलखंड बन रहा था, क्लियर। यहां तक बात समझ में आई? कैपिटल, कैपिटल कहां इन्होंने बनाया था? तो कैपिटल महोबा, महोबा, ठीक है। तो महोबा इनका कैपिटल था। महोबा क्या था? कैपिटल था। छतरपुर से ये शुरू हुआ था, और महोबा क्या था? इनका कैपिटल था। यानी बुंदेलखंड वाले राजपूत, चंदेल राजपूत का कैपिटल कहां था? तो महोबा था, ठीक है, महोबा था। दे डिस्ट्रॉयड द प्रतिहार पावर, और प्रतिहार इस समय क्या पहले ही टूट रहा था, क्योंकि प्रतिहार पर अटैक किया जा रहा था राष्ट्रकूट की तरफ से, और उधर से उसने, राष्ट्रकूट वालों ने गुजरात छीन लिया था प्रतिहार से, तो सिमट गया था, समुद्र का रास्ता बंद हो गया था, इधर से मालवा भी छीन गया था, और बीच में ये सब फ्यूडिटरी छोटे छोटे राज्य थे, राजा थे, जो प्रतिहार के अंदर काम कर रहे थे, वो सब इमर्ज हुए। तो उसी इमर्जन में ये भी एक हुआ, बुंदेलखंड हुआ। तो क्या हुआ अब? तो प्रतिहार का पावर खत्म हो गया, ठीक है, और प्रतिहार का खत्म हुआ। तो यमुना से लेकर, यमुना नदी से लेकर के नॉर्थ में यमुना की बात करें, और साउथ में करें क्या? तो नर्मदा नदी, यमुना से नर्मदा नदी तक जो भी लैंड एरिया था, उसको क्या कर दिया? उसको बुंदेलखंड कहा, और बुंदेलखंड के एरिया में ये इमर्ज हुए, ठीक है। इंपॉर्टेंट फोर्ट, और यहाँ पर जो किला बना, किला क्या कहते हैं? जहां राजा रहता है, घेर घार करके एरिया बनाता है, उसको क्या कहते हैं? किला कहते हैं। तो कालिंजर याद रखिएगा, कालिंजर किला किसका है? तो कालिंजर किला
ये बुंदेलखंड वालों का है। और कहाँ है, तो ये तो किस वंश के पुनर्वास, तो चंदेल वंश के हैं बुंदेलखंड वाले। तो कालिंजर में इंपॉर्टेंट फोर्ट बना ढांगा। ढांगा भी क्या थे, एक किंग थे। इसी में किसमें एक ढांगा किंग आए, तो ढांगा किसमें आए, तो चंदेल में एक राजा आए जिनका नाम ढांगा था। ढांगा का टाइम लिख लीजिएगा, ठीक है, ढांगा का टाइम लिखेगा 950 से लेकर के 998 तक, यानी कि 10वीं सेंचुरी, 10th सेंचुरी की बात आ रही है। यानी 958 क्या हुआ, 990 सेंचुरी का आधा पार कर गया। तो आधा पार करने के बाद फिर क्या है, पूरा 9th सेंचुरी के एंड तक। तो 9th सेंचुरी के एंड तक, यानी 10वीं सेंचुरी के शुरुआत तक इनका ढांगा का राज रहा। यानी 50 में ढांगा बने और ढांगा फिर शासन किए 98 तक, ठीक है। वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर, ये बहुत महान रूलर थे चंदेल का। इनको ढांगा को बहुत महान रूलर माना जाता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर एंड इज नोन एज फॉर हिज वार अगेंस्ट, है ना, उन्होंने जो लड़ाई एक लड़ी थी उसके लिए वो ज्यादा फेमस है। और वो लड़ाई लड़े थे किससे, तो मोहम्मद गजनी से, है ना, गजनी से इनका टक्कर हुआ था। तो ये ढांगर जो थे वो गजनी के साथ लड़े थे, इसलिए इनको ज्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है। किसमें, तो चंदेल में, यानी बुंदेलखंड वालों में। अनदर किंग, इसी राजवंश में एक और भी चर्चित किंग है ना, उसकी भी चर्चा करते हैं। इनका नाम बहुत चर्चा में आता है, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, कीर्ति वर्मा। कीर्ति वर्मा ये बहुत चर्चित नाम है, अक्सर कभी एग्जामिनेशन दिए होंगे तो सुन भी लिए होंगे, कीर्ति वर्मा, है ना। तो कीर्ति वर्मा इसी चंदेल, यानी कि बुंदेलखंड वाले चंदेल में से ढांगा के बाद कीर्ति वर्मा बहुत चर्चित है ना। लेक नोन एज, इन्होंने एक लेक बनाया, झील भी बनाया, जिसका नाम है क्या, कीर्ति सागर, कीर्ता सागर या कीर्ति सागर, जो भी कर लीजिए, कीर्ता सागर लेक बनाया। यानी कीर्ति वर्मा ने एक लेक भी बनाया, ये भी चर्चा होती है। तो कहां से थे कीर्ति वर्मा, तो बुंदेलखंड से। किस राजवंश से, तो चंदेल डायनेस्टी से थे। कौन, चंदेल टाइप के राजपूत से, ठीक है। आगे की बात करते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी वाज परमाल। और चंदेल का सबसे अंत में जो राजा बना वो कौन थे, परमाल थे। कई राजा बने और उसमें जो इंपॉर्टेंट राजा थे उसकी मैंने चर्चा कर दी। मैंने पहली चर्चा कर दी इसके फाउंडर जिन्होंने नींव डाला था इस डायनेस्टी का, उनकी चर्चा कर दी, है ना। तो वो नानुका के सामने हुआ था, ढांगा इसके प्रमुख थे। और उसके बाद क्या हुआ, कीर्ति वर्मा आए, कीर्ति वर्मा के बाद लास्ट में परमाल। परमार और परमाल मिलता जुलता, लेकिन यहाँ पर परमाल याद रखिएगा क्या, चंदेल यानी बुंदेलखंड वालों के लिए। परमाल के राष्ट्र यानी बुंदेलखंड के जो डायनेस्टी थी, कौन सी डायनेस्टी, तो चंदेल डायनेस्टी का सबसे लास्ट का राजा परमाल। तो परमाल सबसे लास्ट का राजा, चंदेल डायनेस्टी का सबसे लास्ट का राजा परमाल। परमाल डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। और इसको पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, परमाल वाले को, है ना, डिफीट कर दिया, हरा दिया। यानी दिल्ली में कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया, तो ये बुंदेलखंड में परमाल को लास्ट यही बचा था, है ना। तो इसको क्या किया, हराया पृथ्वीराज चौहान ने। डेट याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान ने कब हराया था, तो 1182 में ये लड़ाई लड़े थे परमाल्स के साथ, है ना, और परमाल्स को हराया था, है ना, परमाल्स को डिफीट किया था। रीजन दैट कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर कालिंजर। और इस समय क्या हुआ था, है ना, परमाल्स रीजन दैट कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर्ड कालिंजर। और इसी समय कुतुबुद्दीन ऐबक भी लड़ा था किससे, परमाल से। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ एरिया जहां कालिंजर हमने बताया था, कालिंजर को ऑक्युपाई किया था, है ना, जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट किला वगैरह बना हुआ था। किला को कब्जा कौन कर लिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये राजा पृथ्वीराज चौहान का फोटो है ना। ये कहां किस में थे, तो चौहान वंश में थे। और इसके जो प्रोमिनेंट लीडर हैं
उनकी फोटो अभी मैंने दी नहीं है। देखिए एक कौन है, तो मोहम्मद कौन है, गोरी, है ना, गजनी, मोहम्मद गजनी, गोरी नहीं, मोहम्मद गजनी, ठीक है। तो गजनी, एक गजनी का फोटो है, मोहम्मद गजनी है, ठीक है। और मैंने क्या बात किया था, एक और राजा है ना, परमाल, ये राजा परमाल की, है ना, लास्ट राजा थे परमाल, ठीक है। तो ये मोहम्मद गजनी का फोटो देख लीजिए, गजनी फिल्म से याद आ जाएगा मोहम्मद गजनी का फोटो, ठीक है ना, मिलता जुलता ही फोटो है, ठीक है। चंदेल रूलर्स, ढांगा, है ना, चंदेल रूलर्स, है ना, ढांगा मैंने बताया था, ढांगा, ढांगा एक इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनका टाइम याद रखिएगा। ढांगा ने 950, मैंने चर्चा कर दिया था, 950 से लेकर के 998 तक, यानी ढांगा ने मिडिल 19th सेंचुरी से एंड 19th सेंचुरी तक, यानी 950 से लेकर के 998 तक ढांगा कहाँ है, चंदेल, चंदेल के राजा रहे, ठीक है। और वॉज ग्रेटेस्ट रूलर एंड नोन एज फॉर वार अगेंस्ट मोहम्मद गजनी, और गजनी से जो इनकी लड़ाई हुई थी, तो गजनी से इन्होंने लड़ा था, उसी लड़ाई के लिए क्या थे, फेमस थे, गजनी, गोरी नहीं, गजनी, है ना, मोहम्मद गजनी, गजनी क्या था, लुटेरा टाइप का था, वो आता था क्या, लूटता था, है ना, तो उससे लड़ाई हुई थी, ठीक है। अनदर किंग नेम कीर्ति वर्मा, अब दूसरा मैंने चर्चा किया था कीर्ति वर्मा का, कि कीर्ति वर्मा इतिहास में अक्सर चर्चा में आ जाता है, तो रिमेम्बर, हाँ, इज रिमेम्बर्ड फॉर बिल्डिंग ब्यूटीफुल लेक्स, ये बहुत सुंदर सुंदर क्या बना रहे थे कीर्ति वर्मा, लेक्स बना रहे थे, और नोन फॉर कीर्ति सागर, कीर्ति सागर एक लेक भी बना है, यानी ये सब इंपॉर्टेंट है। कीर्ति सागर लेक किसने बनाया, तो कीर्ति सागर लेक कीर्ति वर्मा ने बनाया। कीर्ति वर्मा किस डायनेस्टी से था, तो कीर्ति वर्मा किस डायनेस्टी था, देख लीजिए, चंदेल, चंदेल से था। चंदेल कहां से कहां तक फैला हुआ था, तो यमुना से लेकर नर्मदा नदी तक, जिसको किस नाम से पुकारा जाता है, बुंदेलखंड, समझ में आ रही बात। नेक्स्ट, परमाल इसके सबसे लास्ट राजा थे, द लास्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी वाज परमाल, परमाल जो थे लास्ट राजा थे, परमाल थे जो कि राष्ट्र, परमाल जो थे लास्ट किंग थे, है ना। ही वाज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान ने इनको क्या किया था, डिफीट किया था, कब, 1882 में, है ना, डिफीट किया था, ठीक है। ड्यूरिंग परमाल्स रीजन कुतुबुद्दीन ऐबक कैप्चर कालिंजर, और जब परमाल का शासन चल रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किला का को कैप्चर कर लिया था। किला क्या था, फोर्ट था, फोर्ट को क्या किया था, कैप्चर किया था। फोर्ट को कौन कैप्चर किया था, तो किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो पूरा इतिहास यहां तक समझ में आया। हमने चर्चा की 3 डायनेस्टी की, राजपूतों की, एक चौहान, दूसरा दूसरा मैंने ये चंडेल वाला जिनको कहते हैं बुंदेलखंड वाले, और एक राजपूताना वाले कर दिया, और एक कर दिया मालवा वाला। मालवा वाला का क्या नाम है, यानी कि परमार, परमार या पवार भी उसको कहते हैं, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम आते हैं चंदेल्स और बुंदेलखंड, उसके बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। अभी हम बात ही कर रहे हैं किसका, तो चंदेल्स की बात कर रहे हैं, चंदेल, इसी की चर्चा की थी ना हमने अभी, चंदेल्स की, हाँ, चंदेल, चंदेला, है ना, तो चंदेल की चर्चा कर रहे हैं। अब चंदेल पर कुछ और चर्चा कर लेते। देखिए ढांगा, ढांगा की चर्चा हमने किया था, ढांगा देवा, ठीक है। इसका टाइम हमने लिखाया था 99, यहाँ पर लिखा हुआ, हमने 98 लिखाया था, यानी 98 ही होगा, 99 नहीं होगा, ये गलत है ना, मतलब 998 लिखिएगा, मेरा सोर्स ज्यादा ऑथेंटिक है, ठीक है, ये गलत इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यही कीर्ति वर्मा का फोटो है, कीर्ति वर्मा दूसरे इंपॉर्टेंट शासक थे, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही है बात, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, अब आगे करते हैं, है ना, अगला है चंदेल्स और बुंदेलखंड। अब चंदेल्स के बारे में कुछ जानकारी, है ना। चंदेल्स क्या थे, दो मैंने बताया था, गोंड जनजाति था, और उसी जनजाति से बुंदेलखंड में जो इमर्ज हुआ फिडिटरीज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चंदेल कहते हैं, है ना। तो गोंड जाति, जाति क्या थी,
गोंड जाति है, आदिवासियों की एक जाति होती है जो कि राजपूत कैटेगरी में आ गया। ठीक है। द छतरपुर, छतरपुर किंगडम बनाया, किंगडम एमपी में छतरपुर है ना, ड्यूरिंग नानुका, नानुका के समय में एक राज्य किंगडम बनाया, किंगडम बनाया इस जनजाति ने, किंगडम बनाया। क्या बनाया? किंगडम बनाया। किसने? तो गोंड ने, गोंड का चीफ ने बनाया, गोंड का मुखिया जो था उसने बनाया था। ठीक है। आगे द 19th सेंचुरी एडी द कैपिटल ऑफ महोबा, और इसने 19th सेंचुरी में, मैं बता रहा हूं कि 19th सेंचुरी में क्या किया, महोबा को कैपिटल बनाया एंड डिस्ट्रॉयड, महोबा को कैपिटल बना लिया। और डिस्ट्रॉय किसको किया? तो उस समय प्रतिहार डायनेस्टी टूट ही रही थी, उसके पावर को डिस्ट्रॉय किया। यानी गोंड जनजाति में से क्या हुआ कि इमर्ज हुआ, कौन हुआ? तो चंदेल इमर्ज हुआ, और चंदेल उस समय परमार जो था डायनेस्टी, वो परमार डायनेस्टी खत्म हो रहा था, तो इसमें इमर्ज हुआ कौन? चंदेल हुआ। उसका पावर कमजोर हो गया। किसका? तो प्रतिहार का पावर कमजोर हुआ, और एक गोंड चीफ थे जो नानुका में अपना किंगडम उस समय बना लिए थे, और धीरे धीरे डायनेस्टी बुंदेलखंड डायनेस्टी का एरिया कवर किया, जो कि यमुना से लेकर, यमुना नदी से लेकर के नर्मदा नदी तक मैंने चर्चा कर दिया है ना। ये लंबे एरिया जो है बुंदेलखंड के एरिया से ना जाना जाता है। हेड फ्रंट, यहाँ का जो मेन किला बनाया इन्होंने, कालिंजर बनाया। कालिंजर किला को किसने जीता? तो परमाल से छीन लिया। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने छीना था, है ना, वो है ना। तो एक कालिंजर किला भी याद रखिएगा, है ना। चंदेल रूल। ढांगा यहाँ के जो राजा थे वो रूल, ढांगा का टाइम रखिएगा, यानी इसी राजवंश में ढांगा एक हुए, ढांगा का टाइम याद रखिएगा। ढांगा कब बने? तो जब 19th सेंचुरी हाफ हो गया था, यानी 950 से लेकर 998 तक ढांगा, यही ढांगा है ना जो यहाँ पर लिखा हुआ, इसी ढांगा की बात कर रहे हैं, है ना, वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर एंड नोन एज फॉर हिज बार अगेंस्ट। और ये ढांगा वाले इसलिए पॉपुलर थे कि ये मोहम्मद गजनी से टक्कर लिया था, लड़ा था, इसीलिए मोहम्मद गजनी क्या था? उस समय लूटपाट मचाता था, आक्रमण करता था, संपत्ति लूटता था। तो ये ढांगा लड़े थे। ढांगा शासन कब बनाया था? तो 950 में शासन बनाया था। क्लियर? समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, अनदर किंग नेम्ड कीर्ति वर्मा। हमने दूसरे चर्चा किया इस चंदेल में, कीर्ति वर्मा की चर्चा की। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट कौन थे? तो ये हैं कीर्ति वर्मा साहब। तो कीर्ति वर्मा उसमें इंपॉर्टेंट थे, रिमेंबर्ड फॉर बिल्डिंग। एक किस लिए पॉपुलर थे? तो बहुत सारे लेक्स बनाए थे, 104 मंदिर बनाए थे, है ना, तो इसलिए फेमस थे। संस्कृत को पैट्रोनाइज करते थे, है ना। द लास्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी वाज परमाल। और कीर्ति वर्मा के बाद एक और शासक बने इसमें चंदेल डायनेस्टी में, वो था परमाल। परमाल सबसे लास्ट हुए, है ना। परमाल के साथ लड़ाई हुई थी। किसकी लड़ाई हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की लड़ाई हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनका किला छीना था। कौन सा किला? तो यही किला जो हमने कालिंजर बताया था, छीन लिया था, है ना। पृथ्वीराज चौहान के साथ इनकी लड़ाई कब हुई थी? तो 1882 में हुई। क्लियर? तो ये पूरी जानकारी आपको मिल गई पूरे चंदेल डायनेस्टी के बारे में। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारे नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और आप उसको पढ़िएगा 2-3 बार, और क्वेश्चन इतना सारा दे दूंगा कि फिर आपको एक एक लाइन इतिहास का याद रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगली चर्चा करते हैं। अगली चर्चा में हम क्या कर रहे हैं? तो अगली चर्चा हो रही है, कुछ खास चर्चा नहीं है, बहुत छोटी सी चर्चा है। चर्चा यह है कि 1203 एडी में क्या हुआ? देयर एफर्ट ऑफ चंदेल पावर डिक्लाइन। धीरे धीरे चंदेल क्या बना? पावर खत्म होने लगा, चंदेल का पावर डिक्लाइन होने लगा, है ना। बुंदेलखंड पास्ट इनटू हैंड ऑफ द मुस्लिम। अब बुंदेलखंड पर किसका रूल्स आ गया? बुंदेलखंड मुस्लिम के हाथ में चला गया। अरब इन्विजन हो गया था इंडिया में, है ना, तो अरब वाले ने कब्जा कर लिया, है ना। चंदेल बिल्ट मेनी टेम्पल। चंदेल ने बहुत सारे ऐसे देखिए, खजुराहो का टेम्पल है, कितना खूबसूरत भव्य और टेम्पल है ना। ये सब उन्हीं ने बनाया था। किसने बनाया था? तो बुंदेलखंड वाले चंदेल ने इतनी सारा, खजुराहो का मंदिर, इतनी खूबसूरत मंदिर है ना। ये सारे सब आर्किटेक्चर का नमूना, मतलब इतने 104 टेम्पल थे। अब तो 30-40 ही बचा है, पता नहीं कहाँ कहाँ टेम्पल
गायब हुए, किस टेम्पल को कहाँ तोड़ा गया, कितने सुंदर सुंदर बाकी रहे होंगे, है ना। तो ये सब तोड़ा गया था कब, ये सब जब अरब इन्विजन किया था, तो अरब वालों ने सबको तोड़ ताड़ दिया था, ठीक है। तो बहुत सारा तोड़ा गया था, बहुत सा की खोज किया गया, पता किया गया, तो ये टेम्पल मिले हैं, इतने खूबसूरत टेम्पल है, ठीक है ना। ये टाइम याद रखिएगा, है ना, कब भी बनाया गया था। तो 100 ईस्वी हो जाता है, 950 के से मंदिरें बनना शुरू हुई थी। कौन बनाया था सबसे बड़ा, तो कीर्ति वर्मा जब बने थे तो ज्यादा मंदिर बनी थी, कीर्ति वर्मा ने बनाया था, है ना। 1150 ईस्वी तक एक चलता है ना, है ना। खजुराहो का टेम्पल है ये, खजुराहो देख रहे हैं, खजुराहो का, है ना, बुंदेलखंड में बना हुआ टेम्पल है, ठीक है ना। केंद्रीय महादेव टेम्पल, और इनको केंद्र में, इसका सेंटर में क्या है, महादेव यानी शंकर की टेम्पल, शंकर भगवान की। खजुराहो इज द फिटेस्ट टेम्पल ऑफ द खजुराहो टेम्पल। ए खजुराहो फाइनेस्ट, मत फिटेस्ट नहीं, फाइनेस्ट। खजुराहो का जो जितना भी टेम्पल है फाइनेस्ट है, फाइनेस्ट मतलब बहुत खूबसूरत है, उस पर नक्काशी ऐसी है, स्थापत्य कला, यानी कि जितने भी मंदिर का पार्ट देख रहे हैं, पत्थर पत्थर पत्थर, एक कोई सीमेंट छड़ सरिया से जोड़ा हुआ नहीं, सिर्फ काट काट के एडजस्ट करके लगाया हुआ है, और अभी तक इतने दिनों से भव्य है। इसकी ऊंचाई मंदिर की लगभग 160 फीट से 160 मीटर से ज्यादा है, इतना ऊंचा है मंदिर है, ठीक है। 160 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, ठीक है। तो इतना सुंदर भव्य निर्माण किया था किसने, चंदेल वालों ने। 108 मंदिरें बनवाई थी, कई लेक्स बनवाए थे, ये सब खूबसूरत इंडिया को बना दिया था। समझ में आ रही बात। तो कितना अच्छा हमारा भारत बना था, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, ठीक है। अब अगला आती है, ये तो हो गई सारे उसकी बात, है ना। अब एक और वंश जिसको कहते हैं सेन ऑफ बंगाल, ठीक है, सेन ऑफ बंगाल, ये भी पढ़ ले, ठीक है। तो ब्राह्मण्स फ्यूडेटरीज, ये क्या था, तो ये ब्राह्मण थे, राजपूत कहीं कहीं नहीं चर्चा की जाती है, ये ब्राह्मण थे, यानी कि ये फ्यूडेटरीज किसके थे, तो पाल वंश के, पाल वंश इधर चल रहा था। तो वो लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रतिहार वालों में से निकल के आ रहा था, और एक कब आ रहा है, तो पाल डायनेस्टी में से। तो किस, जब सेन ऑफ बंगाल की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यानी ब्राह्मण थे। एक और सेन की हम दाहिर सेन की चर्चा करेंगे, वो की सिंध में जब चर्चा करेंगे, तो सेन ऑफ बंगाल और सेन ऑफ सिंध, दोनों, सेन ऑफ सिंध नहीं कह सकते, उनको दाहिर सेन कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो सेन्स ऑफ बंगाल, सेन की, तो ब्राह्मण फ्यूडेटरीज थे, यानी ब्राह्मण में कोई अच्छे सामंती परिवार जो अधिक धनी, रिच और संपन्न व्यक्ति थे, उसी में से ए सेन ऑफ बंगाल इमर्ज हुआ, ठीक है। तो ब्राह्मण, अब इनकी चर्चा देख लीजिए। तो बंगाल के सेन वंश, ठीक है, में विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन, है ना, ये सेन थे, यही सेन ऑफ बंगाल थे। इनका नाम है सेन ऑफ, बल्लाल सेन का फोटो है, कौन है, बल्लाल सेन है ना। तो सेन ऑफ बंगाल के देख लीजिए, ब्राह्मण्स का है, ठीक है, ब्राह्मण्स पूरा ऊपर लिखा हुआ है, क्या है, ब्राह्मण्स है ना। पाल ऑफ बंगाल, जो पाल ऑफ बंगाल के फेडिटरीज थे ब्राह्मण, वो इमर्ज हुए एज द लेटर पाल रूलर बिकेम वीक। जब पाल डायनेस्टी कमजोर होने लगा, सारा डायनेस्टी उसका रूलर कमजोर हुआ, तो उसी में से एक फेडेटरीज, एक ब्राह्मण फेडेटरीज आगे आया, और उस वो कब का क्या बना, सेन ऑफ बंगाल के नाम से फेमस हुआ। द सेन्स टुक ऑक्युपाइड लार्ज पोर्शन ऑफ बंगाल। और ज्यादातर हिस्सा अब किसके हाथ में जा रहा था, पाल वंशों का। तो सेन जो उसी के फेडेटरीज से एक ब्राह्मण निकले थे, उनके हाथ में गया, ठीक है। took occupied a large portion of बंगाल, है ना। बंगाल इन 11th सेंचुरी, बंगाल इन 11th, अगर 11th सेंचुरी की बात करें, 11th सेंचुरी का टाइम का मतलब 10,000 से 1000 यानी 10,000 से 1000, हाँ 1000 से लेकर के 1100 तक, 1000 से लेकर के 1100 तक क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा वो 11th सेंचुरी कहलाएगा, है ना। सेंचुरी 11th नहीं, 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक, 11 से 10 से नहीं, 10 से 11 नहीं, 11 से 1200 तक क्या कहलाएगा, तो 11th सेंचुरी कहलाएगा। फाउंडेड, और ए बंगाल ऑफ सेन के जो डायनेस्टी बनी, उसका फाउंडेशन किसने लिखा, तो विजया सेन। याद रखिएगा, बंगाल डायनेस्टी के फाउंडेशन विजया सेन। विजया सेन कब फाउंडेशन डाले, तो 1119 एडी में, 1119 एडी में पाल वंश में से एक नए डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जो ब्राह्मणों की डायनेस्टी थी, जिसमें विजय सेन
सामने आए और विजय सेन ने क्या किया कि पाल इसका सेन वंश का, सेन डायनेस्टी का ए फाउंडेशन डाले एंड रूल्ड। कब तक शासन किया विजय सेन ने, वो भी डेट याद रखिएगा 1158 तक, यानी कि लगभग बात करें तो कितने साल हो गया, 60 में से 20 घटा दो 40, 40 में से एक जोड़ दो 41 वर्ष तक किसने शासन किया, 41 वर्ष तक शासन किया किसने, है ना, विजय सेन ने। और विजय सेन क्या थे, एक फेडेटरिस्ट थे, एक सामंती थे, जो कहां से निकले थे, तो पाल डायनेस्टी से निकले थे। क्लियर। अब आगे चर्चा करते हैं, आगे चलता है डिस्ट्रॉयड पाल एंड ब्राउड द होल बंगाल। और इस समय पूरा डायनेस्टी, पाल खत्म हो गया था, पाल कमजोर हो गया था, उसके रूलर एक्टिव नहीं हुए थे, उसके रूल में क्षमता नहीं रही, तो फिर क्या हुआ, ये पूरे बंगाल को क्या किया, अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना, समझ में आ रही बात। अनकंकर्ड, ये बंगाल को ही नहीं बल्कि असम पर भी अपना अधिकार जमाए, असम के भी, यानी कि सेन डायनेस्टी में सिर्फ अब बंगाल ही नहीं रहा, असम ही भी आ गया, बिहार भी आया और उड़ीसा भी आया। यानी ये सेन वाले विजय सेन या और भी इनके सेन में जो जितने सेन हैं, यानी कि विजय सेन, बल्लाल सेन, ये सब ने क्या किया, ये सब ने अपना साम्राज्य बढ़ाया। विजय सेन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन, और सन विजय सेन के बेटे कौन थे, बल्लाल सेन, है ना। तो बल्लाल सेन कब बने, तो 1158 में, याद रहे 1109 में कौन बने, 1119 में विजय सेन बने, और जैसे ही 58 आया उनके बेटे बन गए राजा। ठीक है, बेटे का नाम क्या था, बल्लाल सेन। क्लियर। अब बल्लाल सेन के बारे में, ही रूल्ड टिल 1969, यानी कि 70 के आसपास तक, 1900 नहीं 1169 तक की बात करें। मोस्ट फेमस रूलर इन द डायनेस्टी, और सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है इस डायनेस्टी में, किसकी चर्चा होती है, बल्लाल सेन की चर्चा होती है। क्लियर। तो बल्लाल सेन इसमें सबसे ज्यादा चर्चित डायनेस्टी में थे। हम चर्चा कर रहे थे बल्लाल सेन के बारे में। बल्लाल सेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट शासक बने जो कि सेन डायनेस्टी में थे। सेन डायनेस्टी में विजय सेन के बेटे बल्लाल सेन। तो बल्लाल सेन क्या किए, तो बल्लाल सेन दूसरे डायनेस्टी में आए। इनका एक खासियत क्या हुआ, एक कास्ट में सबसे कास्ट बनाए। सब कास्ट मतलब ब्राह्मणों में और कितने ब्राह्मण, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन चार्जों के। कायस्थों के बारे में बताया कि कायस्थ कैसे हैं, कायस्थों में क्या है ना, कायस्थों की उत्पत्ति कैसे है, इस सब चीजों की चर्चा बताया। ही वॉज गुड स्कॉलर, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे बल्लाल सेन, है ना। एंड ही पैट्रोनाइज, और इनको आर्ट और लिटरेचर, है ना, लिटरेचर, आर्ट और लिटरेचर, इनको आर्ट भी पसंद था और लिटरेचर भी पसंद था, यानी कि पढ़ने लिखने के शौकीन थे बल्लाल सेन, है ना। तो बल्लाल सेन, है ना, गोरी इन्वेडेड, जब गोरी आ गया, मोहम्मद गोरी इन्वेडेड बंगाल एंड बिहार। इसी समय मोहम्मद गोरी पावर में आ गया था, क्योंकि अरब इन्विजन कंप्लीटली हो चुका था और हिंदुस्तान कमजोर हो रहा था, सारे डायनेस्टी राजपूत के खत्म हो रहे थे। उसके बाद जो पावर में आया वो कौन आया, मोहम्मद गोरी आया। मोहम्मद गोरी ने क्या किया, आक्रमण किया बंगाल पर, और बल्लाल सेन को या सेन डायनेस्टी को खत्म करके पूरा एम्पायर अपने हाथ में जीत करके हासिल कर लिया। तो इस तरह से हमारा एक पूरा का पूरा गुप्ता डायनेस्टी में, गुप्ता नहीं सॉरी बात कर रहे हैं, इस डायनेस्टी में यानी राजपूतों की डायनेस्टी की ज्यादातर गाथा मैंने कह दी है। अब इसके बाद छोटे छोटे चोल, चालुक्य, पल्लव और ये सब की बात करेंगे। इसके बाद पूरा का पूरा डायनेस्टी, ये पूरा का पूरा इतिहास का जो पन्ना था हमारा राजपूत डायनेस्टी, वो कवर अप हो जाएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हम आपको देंगे इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज ही मैं दे दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जिसके ऑब्जेक्टिव पहले मुझे कंप्लीट करना है वो सब एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन में, जिसमें कि सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से कंप्लीट किए जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन, वन डे एग्जामिनेशन हो या फिर पीटी यूपीएससी का हो, उसमें सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। सी यू, टेक केयर ऑफ सेल्फ, मिलते हैं, बाय बाय। ओके, बाय बाय।